नए संसद भवन लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से हो। कुछ विपक्षी दलों ने अपनी इस मांग के बहाने संसद भवन के लोकार्पण का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। नए संसद भवन का विरोध उसके बनने के शुरुआती दिनों से ही विपक्षी दलों के तमाम राजनीतिक विरोध में से एक रहा है। इधर लोकार्पण को लेकर राजनीति चली रही थी कि उधर चोल साम्राज्य के एक प्रतीक सेंगोल की बात भी सामने आ गई। The verse ended with the words अडियारगल वानिल अरासालवर आनई नमदे। पूरे देश को पहली बार पता चला कि ऐसा कोई प्रतीक था जिसे ब्रिटिश वॉइसरॉय माउंटबैटन ने 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर के समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बताकर प्रयाग के एक म्यूजियम में रखवा दिया था। म्यूजियम में इस सेंगोल को सुनहरी छड़ी बताकर रखवा दिया गया, ऐसी छड़ी जो पंडित नेहरू को भेंट में मिली थी। अब जब सेंगोल का इतिहास, इसका महत्व और तमाम और संबंधित जानकारियां देश के सामने हैं, तो कांग्रेस का इकोसिस्टम अपने तर्क वितर्क और कुतर्क लेकर मैदान में उतर गया है और सेंगोल का राष्ट्र की संसद में स्थापित ना करने के पीछे कहानियां सुना रहा है। प्रश्न यह है कि एक राष्ट्र या राज्य निर्माण में प्रतीकों की आवश्यकता और उनका महत्व क्या है। आइए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध विचारक एरिक हॉब्सबॉम के अनुसार राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अलावा इमारतें, पुस्तकें, खेल और राष्ट्रीय अवकाश जैसे प्रतीक भी राष्ट्रीय पहचान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समझना दिलचस्प होगा कि अशोक स्तंभ के शेरों की आकृति भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्यों ली गई। क्या ये केवल एक औपचारिकता थी? क्या संविधान निर्माताओं ने इसे क्या ऐसे ही स्वीकार कर लिया? चलिए मान लिया कि राष्ट्र चिन्ह ऐसे ही ले लिया गया होगा, शायद इसलिए कि यह शेर खूबसूरत और मर्दाने दिखते हैं। लेकिन फिर राष्ट्रीय चिन्ह में जो धर्म चक्र है, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में उसे राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर क्यों रखा गया है? जाहिर सी बात है कि इन प्रतीकों को यूं ही नहीं ले लिया गया है, इनके गूढ़ मतलब है। हमारे संविधान निर्माताओं ने समय और दिमाग लगाकर इन प्रतीकों को चुना है। राज्य के प्रतीक वो शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं, जो राज्य के संप्रभु, शक्तिशाली और सर्वव्यापी होने का संकेत है। शेरों के आधार में धर्म चक्र इस बात का द्योतक है कि इन शेरों की हिंसात्मक शक्ति का आधार धर्म अर्थात संविधान है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक में वही धर्म चक्र राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर बड़े आकार में उपस्थित है। इसका अर्थ है कि राज्य की शक्तियां संविधान अर्थात धर्म द्वारा सीमित हैं। कई विद्वान नेहरू साहब के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को दिए भाषण को उद्धृत करके अशोक स्तंभ के शेरों को शांति प्रियता का प्रतीक बताते हैं, जो चारों दिशाओं में संस्कृति शांति के प्रचार को प्रदर्शित करते हैं। यह बात और है कि 22 जुलाई का नेहरू साहब का संविधान सभा में भाषण अशोक स्तंभ के शेरों के बारे में बिल्कुल नहीं था, बल्कि उक्त संबोधन में नेहरू साहब भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र ही क्यों होना चाहिए के बारे में सदन के सम्मुख अपने विचार रख रहे थे। फिर यह प्रश्न उठता है कि नागरिकों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास पर इन प्रतीकों का क्या प्रभाव पड़ता है। यह तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और संकेतों का गहरा महत्व होता है और इन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति एक समूह के साथ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यह केवल राष्ट्रीय प्रतीकों और संकेतों के लिए ही सही नहीं है, बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतीकों के साथ जुड़कर भी व्यक्ति सामूहिकता का प्रदर्शन करता है। लेकिन क्या यह प्रतीक किसी देश और समाज के विकास की दिशा भी तय करते हैं या तय करने की क्षमता रखते हैं? चलिए इस प्रश्न पर भी विचार करते हैं। रेमंड फर्थ ने प्रतीकों के मानव वैज्ञानिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया है। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिंबल्स पब्लिक एंड प्राइवेट में लिखते हैं कि किसी समाज के प्रतीक उस समाज के ज्ञान, मूल्य, संस्कृति, इतिहास और यादों के सूक्ष्म द्योतक होते हैं। भारत इस मामले में बहुत समृद्ध देश रहा है और भारतीय संस्कृति में ढेरों प्रतीक उपलब्ध हैं, जो अनेक समय, काल और परिस्थिति से संबंधित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जयंती को अवकाश घोषित करने का इसके अलावा क्या उद्देश्य हो सकता है कि हम एक देश और आधुनिक राष्ट्र के तौर पर खुद को गांधी के आदर्शों के अनुसार देखें। नेहरू साहब अशोक के राज्य से प्रेरणा लेकर भारतीय राज्य की आधारशिला रख रहे थे और 2 अक्टूबर और अशोक स्तंभ ने हमारे मानस को
और हमारी सामाजिक विकास प्रक्रिया को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। दरअसल प्रतीकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव को समझने के लिए पाकिस्तान को देखना आवश्यक है, जिसने हमेशा इस्लाम को अपनी राष्ट्रीय पहचान के तौर पर देखा है। यह मानना बेमानी होगी कि आज का पाकिस्तान जिन्ना के सपनों के इस्लामिक समाज से अलग है, क्योंकि भारतीय इस्लाम प्रतीकात्मक तौर पर हिंसा, मतांतरण और धार्मिक विध्वंस को ही इंगित करता है। भारत में देखना हो तो यह देखना दिलचस्प होगा कि कोई सामुदायिक भीड़ देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किन प्रतीकों का इस्तेमाल करती है या किन प्रतीकों को नकार देती है। यह समझने के लिए अलग अलग प्रतीकों का चयन देश के भीतर ही विभिन्न समुदायों की विकास प्रक्रिया को दर्शाता है। इस संदर्भ में भारत माता की जय और जय हिंद दोनों ही नारे देश के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों नारे सामाजिक विकास की दो अलग अलग संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। भारत माता की जय बोलने वाली भीड़ के सदस्य एक सुदृढ़ सामाजिक सूत्र से जुड़े हैं, क्योंकि वे धरती को मां कह रहे हैं। यही कारण है कि उसके प्रति इस समूह की प्रतिबद्धता में पारिवारिकता की भावना है। इस प्रकार मां के माध्यम से वो एक परिवार हो जाते हैं। दूसरी ओर जय हिंद बोलने वाली भीड़ का आशय ठीक वही है जो भारत माता की जय बोलने वाली भीड़ का, लेकिन जय हिंद में पारिवारिक सहकारिता का अभाव है और भीड़ के सदस्य देश के माध्यम से एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, अलग व्यक्तिगत तौर पर देश से जुड़े हैं। जय हिंद आर्थिक समृद्धि तो लाएगा, लेकिन आर्थिक विकास जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार शामिल है, उसकी संभावना भारत माता की जय बोलने वाली भीड़ में अधिक है। भारत माता की जय बोलने वाली भीड़ अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा तत्पर होगी, जबकि जय हिंद बोलने वाली भीड़ सैनिक की तरह होगी, जिसका उद्देश्य सिर्फ देश प्रेम की कीमत वसूलना होगा। मौर्य साम्राज्य की तरह ही चोल साम्राज्य का विस्तार भी बढ़ा है। चोल साम्राज्य के संदेश भी विस्तृत और शाश्वत हैं। ऐसे में मौर्य और चोल साम्राज्य से राष्ट्र के लिए प्रतीक लेना उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता को शक्ति और ऐतिहासिक स्वरूप देना है। देखा जाए तो अभी तक भारतीय राज्य में उपनिवेशवाद जनित भय और आशंका एक तरह से आवश्यक तत्व के रूप में शामिल थे। नए संसद भवन में चोल साम्राज्य के प्रतीक संगोल या राजदंड को स्थापित होना भारतीय राज्य के भय और आशंका रहित होने की दिशा में यात्रा है।